Hello everyone, welcome to the lecture 4 of our CUET PG previous year question series. In this series, we not only will be solving previous year questions, but we will also look at their detailed explanations. And that too, the details explanations have been framed in such a way that they can directly help you in your upcoming exams. So do subscribe to our channel and hit the bell icon so that you will never miss an important update. तो चलिए जल्दी से सभी लोग ज्वाइन हो जाइए so that we can start this question paper. जल्दी से ज्वाइन हो जाइए and do let me know that if I'm audible or not. मेरी ऑडियो एंड वीडियो सभी को क्लियर है या नहीं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं. ओके Hello everyone, do let me know if my audio and video clear or not. All right, it's clear. So चलिए आगे बढ़ते हैं हम आज के क्वेश्चन पेपर की तरफ एंड आपको इसमें आंसर बताना है एंड देन वी विल बी लुकिंग एट देयर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस along with the one word question that can be asked in your upcoming exam. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है Spencer Dairy Queen 1590 to 96 employs dash in order to achieve a poetic style appropriate to his revival of the medieval chivalric romance. And your options are archetypes, ambiguity, antithesis, or is it D, arcanisms. अगेन यहाँ पर अगर आप देखें तो CUET ने काफी ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स की हैं बट आई गेस आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ. ठीक है, अगर हम पुराने पेपर्स देखें ऑफ आर CUET सो वी विल फाइंड उन्होंने काफी सारी मिस्टेक्स की हैं. राइट, सुजाता, अंशु, बाकी लोग सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे. यहाँ पर इन्होंने अर्कार्सेंस लिखा है बट मे बी ही दे वांटेड टू राइट अर्काइज्म. ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग एंड ऑल्सो डू लाइक द सेशन एवरीवन. अंशु, सुजाता, रिया, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें. 1, नो इट्स नॉट 1, इट इज ऑप्शन नंबर 4. अभी हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे. तो होता क्या है जब हम किसी ऐसे वर्ड को यूज करते हैं, ऐसे फ्रेज को यूज करते हैं, लिटरेरी टेक्निक जो कि काफी ओल्डर टाइम्स पर यूज की जाती थी, ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस, तो उसको हम अर्काइज्म कहते हैं. आउटडेटेड है, ओल्ड है, बट इसका हम यूज करते हैं टू शोकेस दैट एरा. अगर हम किसी पुराने वर्क को लिखते हैं तो हम वैसी भाषा शैली का उपयोग करते हैं, उसी को हम अर्काइज्म कहते हैं, जिसका यूज किया है एडमंड स्पेंसर ने अपनी फेरी क्वीन में. He consciously adopts an archaic style to evoke the spirit of medieval romance literature. मान लीजिए आप कोई पुराना वर्क लिख रहे हैं पुरानी चीजों पर बेस्ड एंड आप लैंग्वेज आज की यूज कर रहे हैं तो उसमें कनेक्शन नहीं बैठेगा. जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है, अभी एक आदि पुरुष मूवी आई थी एंड रामायणा इज सच अ ब्यूटिफुल बुक. अगर आप उसे एज अ बुक देखें या फिर जो रामानंद सागर जी की रामायण थी तो वो कितनी ही सुंदर है. एंड इन लोगों ने जब उसको प्रेजेंट किया सो दे थॉट कि कनेक्शन बिठाने के लिए हम मॉडर्न टर्म्स का यूज करेंगे थोड़ा कूल बनने के लिए, बट वो अच्छा नहीं गया एंड ना ही जनता को अच्छी लगी. तो कनेक्शन अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप उसी टाइम पीरियड के उसी एरा के वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे कि रामानंद सागर जी की रामायणा में किया गया है.
एंड एडमंड स्पेंसर ने भी फेरी क्वीन में वही स्टाइल यूज की है, दैट इज नोन एज archaism. He uses archaisms, जिसका मतलब है words, phrases और grammatical forms which are considered outdated in English of his time, but पुराने टाइम में वही चीज prevalent थी. This stylistic choice helps to create an atmosphere reminiscent of the age of chivalry and knighthood, aligning with the poem's themes of valor, morality and courtly love. अब आता है अगला क्वेश्चन and the question says it is an assertion and reason based question. Assertion says the words ambiguity and ambivalence signify different ideas. Reason: the word ambiguity means a condition when an utterance has more than one meaning, thereby producing uncertainty. The word ambivalence signals powerful mutually contradictory feelings concerning a particular subject, thereby producing uncertainty. इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग. खुशबू, संदीप, सुजाता, अंशु. Everyone answer this question. All right, very good everyone. So here the right answer is option number 1. Very good Aditi Pandey, absolutely right answer you have given. No Anshu, it will be option number 1 because यहाँ पर assertion reason दोनों ही सही है and reason is the correct explanation of A. अभी अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे. Both statement A and R are correct. The terms ambiguity and ambivalence, obviously, both of these signify different ideas. Ambiguity refers to the presence of more than one meaning in a word or phrase. And जब किसी word या phrase के एक से ज़्यादा meaning होते हैं, तो वो uncertainty produce करता है. It can create uncertainty. So इसे हम कहते हैं ambiguity. Ambivalence, on the other hand, refers to the presence of mixed feeling or contradictory attitudes towards a person, object or situation. And इस चीज की वजह से भी हम uncertainty की तरफ जाते हैं because of the conflicting emotions. तो ये दोनों ही different चीजें हैं and इनको बहुत ही अच्छे से assertion reason में explain किया गया है. Then again we have a statement based question and the question: telling is a way of characterization in which the author intervenes in order to describe and evaluate the motives and disposition of the character. Statement 2 says, showing is a way of characterization in which the author merely presents the characters talking and interacting, leaving the reader to draw his or her own inference. चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी लोग. खुशबू, अंशु, अदिति, संदीप, सुजाता, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे. चलिए गौरव इस क्वेश्चन का आंसर बताइए. वेरी गुड अंशु, बिल्कुल सही आंसर बताया है आपने. इट इज ऑप्शन नंबर 1. ठीक है, इसको और डिटेल में देख लेते हैं. दोनों ही लिटरेरी थ्योरी की अलग अलग चीजें हैं एंड दोनों की ही जो डेफिनेशन है, जो फंडामेंटल मेथड ऑफ कैरेक्टराइजेशन है, वो डिफरेंट है. Telling: it is a direct method of characterization where the author provides explicit information. जैसे कि ये kind and generous man है, तो यहाँ पर हम सीधे बता रहे हैं. Showing का मतलब होता है that we are not directly telling anything, but it's the person's actions or behavior जिससे हम वो चीज analyze या observe करेंगे. तो दोनों ही चीजों में भले ही end result एक हो, but telling is a direct method of characterization, whereas showing is an indirect method. And in showing, the author presents characters through their actions, dialogue and interaction with other. And उन्हीं सब के basis पर reader जो है वो एक अपना
इंटरप्रिटेशन निकालता है। ठीक है, all right, next question everyone. The regular or pindaric ode in English is a long lyric poem that is calm, meditative, and colloquial in nature. Statement 2 says the Horatian ode is passionate, visionary, bold, and formal in language, usually written to praise and glorify someone. चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग। आंसर एवरीवन। ऑल राइट, सो गौरव, खुशबू, सुजाता, अदिति, अंशु, नो इट इज नॉट वन। It is not one, it is two. Here option number 2 is the right answer. Both are incorrect. इनकी अगर आप जो authentic definitions देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ लिखा नहीं मिलेगा। ठीक है, जो पिंडरिक ओड्स हैं इनकी शुरुआत हुई थी और we can say named after the Greek poet Pindar. These odes have a tripartite structure, यानी कि इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी, इपोड। हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए आपके नेक्स्ट एग्जाम में, तो याद रखना स्ट्रोफी का मतलब होता है थीम, एंटी स्ट्रोफी का मतलब होता है काउंटर पॉइंट, एंड इपोड जो है वो समरी होती है। तो जो ओड्स है, पिंडरिक ओड है, वो पिंडर से निकला है जो कि एक एंशियंट ग्रीक पोएट थे, एंड ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, इपोड, देन कम्स ओके, सो सबसे पहले होती है स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी, एंड देन कम्स द इपोड। स्ट्रोफी में थीम होता है, एंटी स्ट्रोफी में आपका जो मेन पूरा मेन कंटेंट है, एंड इन इपोड वी हैव समरी। दे आर ऑफन इरेगुलर इन राइम एंड इन लाइन लेंथ, बट द स्ट्रोफी एंड एंटी स्ट्रोफी शेयर द सेम स्ट्रक्चर। तो अगर हम देखें तो इपोड का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट रहता है, बट स्ट्रोफी एंड एंटी स्ट्रोफी काफी हद तक सिमिलर स्ट्रक्चर की होती है। बात करें अगर हम फेमस एग्जांपल्स की ऑफ पिंडरिक ओड्स, तो वी हैव ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी जो कि है विलियम वर्ड्सवर्थ का, एंड द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी व्हिच इज रिटन बाय थॉमस ग्रे। चांसेस हैं कि आपके नेक्स्ट पेपर में एग्जाम्पल्स से क्वेश्चन बने, तो इसका स्ट्रक्चर एंड इनके जो फेमस एग्जाम्पल्स हैं वो आप जरूर याद रखना। All right, then comes Horatian odes. Horatian odes जो हैं, they were named after the Roman poet Horace. These odes consist of multiple stanzas, often quatrains, with a consistent rhyme scheme and meter. तो formal, unlike the formal public nature of Pindaric odes, Horatian odes focus on personal themes like love and friendship. अगर हम Pindaric odes देखें, so they were more of formal odes and they were talking about public nature and everything, whereas Horatian odes जो हैं ये ज्यादातर personal themes पर based हैं. And one more thing which is important, they are not intended for public performance, but they are more reflective and intimate. अगर हम होरेशियन ओड के एग्जाम्पल की बात करें, so ode to a nightingale 1819 by John Keats is a very famous example of Horatian ode. Then comes your next question, which is match the following. And in list 1, you have euphemism, eupheism, euphony, and cacophony. In list 2, you have an inoffensive expression used in place of a blunt one, language which strikes the ear as pleasant and musical, language which is perceived as rough and harsh, a formal and elaborate prose style used in the 1580s. चलिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि अक्सर लोगों को यूफिमिज्म में कंफ्यूजन होती है, तो आज इस क्लास के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग। आंसर एवरीवन। सुजाता, गौरव, खुशबू, अदिति, अंशु,
3. Chayanka, Chayanika, Saikia. Very good. It is option number C. You have given the absolutely correct answer. अब थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं. सबसे पहले है euphemism. Euphemism is an inoffensive expression used in place of a blunt one. ठीक है, तो blunt की जगह जब हम inoffensive expression का यूज करते हैं उसे हम कहते हैं euphemism. Then euphemism तो बहुत फेमस है ना. It is a formal and elaborate prose style used in 1580s. And ये किसने दिया था? John Lilly, right? Then euphony, a language which strikes the ear as pleasant and musical. उसे कहते हैं हम euphony, and euphony का just opposite है. It is a language which is perceived as rough and harsh. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे लोगों ने ध्यान रखना कि अब ये कभी भी गलत नहीं हो. It is option number 3. Then comes your next question, and the question says, the term Victorian or Victorianism is frequently used in a derogatory way to connote narrow-mindedness, sexual prisoness, and an emphasis on social respectability. The attitude and values expressed by many members of the expanding middle class, with its roots in Puritanism, have given rise to the negative views about Victorian period. This is an assertion and reason based question. आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी लोग. सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताएं. And also, please everyone do like the session. Question says the term Victorian or Victorianism is frequently used in a derogatory way to connote narrow-mindedness, sexual prisoness, and an emphasis on social respectability. पहले आपको देखना है कि ये सही है या नहीं. उसके बाद आपको इसके रीजन की तरफ बढ़ना है. The attitude and values expressed by many members of the expanding middle class, with its roots in Puritanism, have given rise to the negative views about Victorian period. चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग. Absolutely correct, Sujata. It is option number A. ठीक है, दोनों ही सही है, and R is the correct explanation of assertion. Again, a statement-based question. Intentional fallacy is the error of interpreting and evaluating a literary work by reference to evidence outside the text. Statement second says, pathetic fallacy is the representation of inanimate objects with human attributes. पैथेटिक फैलिसी से बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं. मैच द फॉलोइंग में भी पूछा गया है. And intentional fallacy is indeed a very important topic. विमसेट एंड बियर्डस्ले को क्रेडिट दिया जाता है इसको पॉपुलराइज करने का, इसको फेमस करने का. चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग. Everyone give answer to this question. खुशबू, अदिति, सुजाता, अंशु, छायानिका, गौरव, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें. ओके, यस इट इज ऑप्शन नंबर ए. अगर आप देखो तो दोनों की ही डेफिनेशन दी गई है, एंड इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट.
Okay, then we have match the following. ठीक है, in list A we have lyric, tragedy, comedy and satire, and in list 2 we have their definitions. चलिए इसको मैच करेंगे सभी लोग. A dramatic representation of serious action which results in a fatal conclusion for the protagonist. The art of making a subject ridiculous and contemplatable. A fictional work in which materials are selected and managed in order to interest and amuse readers. A short poem having a single speaker who expresses a state of mind or thought or perception. इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग. No, it's not option number A. Answer everyone. It is not option number 1. Yes, good Sujata, Aditi. It is option number 2. Very good Anshu. ठीक है. एंड संदीप, सभी लोगों ने सही आंसर दिया है. लिरिक अगर हम देखें, सो इट इज अ वेरी गुड सुजाता. शॉर्ट पोएम हैविंग अ सिंगल स्पीकर हु एक्सप्रेसेस अ स्टेट ऑफ माइंड और थॉट और परसेप्शन. ट्रेजेडी, ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरियस एक्शन which results in a fatal conclusion for the protagonist. फिर अगर हम देखें कॉमेडी, सो इट इज अ फिक्शनल वर्क in which materials are selected and managed in order to interest and amuse readers. ये इसका एक बहुत ही मेजर कैरेक्टरिस्टिक है. देन वी हैव सटायर, जिसमें हम किसी को मॉक करते हैं. द आर्ट ऑफ मेकिंग अ सब्जेक्ट रिडिक्यूलस एंड कंटेम्पलेटेबल. ठीक है, तो वेरी गुड, सभी ने राइट आंसर बताया है. Then comes next question, again a match the following. The Wretched of the Earth, बहुत ही फेमस वर्क है. ओरिएंटलिज्म, बहुत फेमस वर्क है. मार्क्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट, मास्क्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट. सी, ये जो वर्क है ये बहुत ज्यादा हम कहेंगे कि बहुत पूछा तो नहीं जाता है, बट इम्पोर्टेंट है. Then we have In My Father's House, Africa in the Philosophy of Culture. तो इसके लिए आप थोड़ा सा गेस वर्क कर सकते हैं. चलो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग. नो, इट इज नॉट ऑप्शन नंबर 2. ध्यान से देखिए क्वेश्चन को. क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. आसिफ, अंशु, अदिति, सुजाता. यस, वेरी गुड अदिति. इट इज ऑप्शन नंबर 4. ठीक है. रेचेड ऑफ द अर्थ, फ्रांस फैनन का बहुत ही फेमस वर्क है. ओरिएंटलिज्म, एडवर्ड सेड का है. मास्क्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट, गौरी विश्वनाथन. इन माय हाउस, के एंथनी अपिया का वर्क है. इसका थोड़ा अब हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे. इसके जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, हो सकता है वो अगली बार पूछा जाए. Wretched of the Earth 1961 में आया था. Orientalism 1978. This is one of the most important thing to remember. Masks of Conquest, गौरी विश्वनाथन का बुक है, 1989 में आया था. And In My Father's House, it came out in 1992. All right, again a very good question. I would say ये सभी वर्क्स इंपॉर्टेंट है, एंड आपको इन सभी वर्क्स का अगर हो सके तो ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी याद होना चाहिए. So in list A we have The School of Abuse, An Apology for Poetry, A Defense of Rhyme, The Art of Rhetoric. And in list 2 we have Thomas Wilson, Stephen Gosson, again a spelling mistake in the question paper, Philip Sidney, and ऑप्शन नंबर डी, सैम. चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आप क्या आंसर बताते हैं.
Okay, very good, everyone. All of you have given the absolutely correct answer. It is none other than option number 4. ठीक है? दी स्कूल ऑफ अब्यूज स्टीफन गोसॉन का बहुत बहुत फेमस वर्क है. इसी के रिप्लाई में फिलिप सिडनी ने लिखा था एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री, जिसका दूसरा नाम है डिफेंस ऑफ पोएजी. अ डिफेंस ऑफ राइम, ये बहुत ही फेमस वर्क है. सी का 4 दिया. ओके ओके, यस. डिफेंस ऑफ राइम सैमुअल डेनियल का बहुत ही फेमस वर्क है. देन द आर्ट ऑफ रेटोरिक कम्स टू थॉमस विल्सन. ओके, चलिए. देन कम्स another question, statement based question, and which says great literature according to Longinus pleases the reader. Great literature according to Longinus transports the reader. इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग. आंसर एवरीवन. अदिति, संदीप, खुशबू. Vlogs with Palash. Nope, nope, nope. It's not two. Here the right answer is option number 4. ठीक है, ऐसा कहीं भी हमको नहीं मिलता है that C. एनटीए ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 4. ठीक है, which says that according to Longinus great literature does not please the reader. ये एनटीए ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 4. And according to them, option number 1 is incorrect, whereas option number 2 is correct, which says great literature according to Longinus transports the reader. Well, I guess कि इसका according to me इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 या 2 में से कुछ होना चाहिए था. No, not 2. ऑप्शन नंबर 1 या फिर 3 होना चाहिए था. बट सिंस एनटीए ने इसको करेक्ट माना है, एंड ऑब्वियसली अगर एनटीए ने इसको करेक्ट माना है, इसका मतलब वेरियस बुक्स एंड सोर्सेस के बाद इसे कंक्लूजन पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो पहुंचे होंगे. हम लोगों ने जो बुक्स पढ़ी हैं उनमें फिर भी काफी सुपरफिशियल नॉलेज होता है. सो दैट इज व्हाई एनटीए ने जो करेक्ट आंसर माना है वही याद रखना. ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट एंड ऑप्शन 2 इज करेक्ट. ठीक है. All right, a short view of the profaneness and immortality of English stage. जेरेमी कोलियर का वर्क है, बहुत फेमस वर्क है. ठीक है, it was published in 1642, 1660, 1698, 1672. चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग. सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे. A short view of the profaneness and immortality of the English stage by Jeremy Collier was published in. All right, very good everyone. It is 1698. Jeremy Collier in March 1698 published his anti-theater pamphlet, A Short View of the Immorality and Profaneness of the English Stage. अगर आप देखें तो पेपर में बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, आपको खुद को ही ध्यान रखना पड़ेगा, है ना. इस वर्क में उन्होंने क्या किया था, he criticized or he attacks a number of playwrights in which there is William Wycherley, we have John Dryden, William Congreve, John Vanbrugh and Thomas D. Urfi. ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है एंड यू नो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी बन सकता है. हो सकता है क्वेश्चन बने कि इनमें से कौन से राइटर हैं जिनको इन्होंने अटैक नहीं किया है. इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना. Then comes another statement based question. Question number 1 says, statement 1 says, secondary imagination according to Coleridge is asemplastic. Okay.
Statement 2 says fancy and imagination according to Coleridge differ in kind and not in degree. तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी लोग. Everyone answer this question. Secondary imagination according to Coleridge is asymplastic. Asymplastic का क्या मतलब होता है? Who will tell the meaning of asymplastic? अगर आप सेकेंडरी इमेजिनेशन को अगर आपने पढ़ा होगा, मीनिंग नहीं भी पता होगा, तो भी आप इसका मीनिंग ड्रॉ कर सकेंगे. इट्स लाइक यू नो यूनिफाइंग समथिंग, मोल्ड करना, मिक्स करना, ऐसे समझ लो, है ना. चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी लोग. एब्सोल्युटली करेक्ट छायानिका, इट इज ऑप्शन नंबर 1. ठीक है. Coleridge defines secondary imagination as asymplastic. Asymplastic का मतलब होता है when it has the ability to shape and mold disparate elements into a unified and organic whole. अलग अलग चीजों को imagination से mix करना कहलाता है हमारा secondary imagination. There is primary imagination जो यूनिवर्सल होती है, सबके पास होती है. एंड देन कम्स सेकेंडरी इमेजिनेशन जो कि क्रिएटिव होती है. Okay, Coleridge differentiates between fancy and imagination in terms of their nature. Fancy is like just something, जैसे कि आपने clouds देखे and आप कह रहे हैं कि अरे ऐसा लग रहा है ये तो कोई कार्टून जैसे लग रहा है. तो you are not doing any kind of hard work in that. वो आपको कुछ mixed elements दिख रहे हैं. ठीक है. It is merely a mechanical faculty that combines elements without creating anything truly original. जबकि सेकेंडरी इमेजिनेशन में आप अपने क्रिएटिव पावर का यूज करके चीजों को क्रिएट करते हैं which are actually original in nature. All right, next question. Ejaz Ahmed in theory works out the relation between three entities. What are these entities? Classes, nation, languages, state, religions, gender, literature, print, theory, region, nation, languages. चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी लोग. एजाज अहमद ने अपने वर्क में किन 3 एंटिटीज के बीच में रिलेशन बताया है? सी दैट इज वाई समटाइम्स इट्स इम्पोर्टेंट कि हम लोग किताबों का पूरा नाम पढ़े. कई बार यू नो सब टाइटल से, फुल नेम से क्वेश्चन आ जाते हैं. वेरी गुड छायानिका साइकिया, इट इज ऑप्शन नंबर 1. वेरी गुड अदिति, इट इज क्लासेस, नेशन, लैंग्वेजेस. इस बुक का पूरा नाम ही ये है. इन थ्योरी, क्लासेस, नेशंस, लिटरेचर्स. एजाज अहमद primarily discusses the role of theory and theorist in the movement against colonialism. तो अब ये याद रखना कि इस बुक में बात किस चीज की गई है. All right, next question. According to Edison, all the ideas and pleasures of the imagination are pleasure of one sense. What is that sense? Touch, taste, smell, sight. चलो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग. According to Edison, all the ideas and pleasures of the imaginations are pleasures of one sense. What is the sense? Touch, taste, smell, sight. All right, very good everyone. It is sight. Moving on to the next question we have. Who among the following is a post-structuralist critic? Jacques Derrida, Roland Barthes, Claude Lévi-Strauss, Paul D. Mann. सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे. Who among the following is a post-structuralist critic? Jacques Derrida. Sorry, who among the following is not a post-structuralist critic? Answer everyone. अगर आपको ये याद है कि स्ट्रक्चरलिस्ट में कौन कौन था तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे.
है ना? All right. No, it's not two. Very good, Aditi. It is option number three. Claude Lévi-Strauss, French anthropologist, key figure in structuralism and structural anthropology. नेक्स्ट टर्म बहुत बार इसे हमने डिटेल में पढ़ा है. इन आर पेड बैच ऑल्सो बहुत ही डिटेल से इसको हमने समझा है. हेट्रोग्लॉसिया रिफर्स टू multiplicity of voice, multiple authors, none of the above. And also सभी पेड बैच के स्टूडेंट्स को कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये टर्म किसने दिया था, बिकॉज इसे हमने बहुत बार रिवीजन सेशंस में भी पढ़ा है. अगेन एम्फेसाइजिंग इट इज इम्पोर्टेंट एंड हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी पूछा जाए. चलो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग. टू. वेरी गुड संदीप. इट इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ वॉइस. चलो आप लोगों ने बताया नहीं कि किसने कॉइन किया था या किसकी वजह से ये फेमस हुआ. Heteroglossia is a term that describes coexistence of multiple linguistic varieties, styles of discourse, or points of view within a single language. इसे coin किया था मिखाइल बख्तिन ने. He coined the term in an essay which was written between 1930 and 36. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है. इन विच फॉर्म वॉज स्पेंसर्स एमोरेटी रिटन. माय गॉड, पहले के क्वेश्चन पेपर्स में कितनी स्पेलिंग मिस्टेक्स हुआ करती थी. एमोरेटी जो वर्क है ये किस जॉनरा का वर्क है. एलिजी, सोनेट, हिम, बैलेड. वेरी गुड अदिति. इट इज भक्ति. चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी लोग. एमोरेटी जो है वो क्या है. हमने इसे बहुत डिटेल से एंड अच्छे से पढ़ा है. इट इज सोनेट. सोनेट साइकिल थी एमोरेटी एक, राइट. सो यस, एमोरेटी वाज अ सोनेट साइकिल रिटन बाय एडमंड स्पेंसर. And also you can remember that this describes his courtship and then marriage to Miss Elizabeth Boyle, who is the author of Romantic Ecology, Wordsworth and the Environmental Tradition. अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स हैं. ऐसे अगर पढ़ा है तो बनेगा, नहीं पढ़ा है तो नहीं बनेगा. एंड इन एक दो क्वेश्चंस के लिए वी कांट डू एनीथिंग, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं. योर ऑप्शंस आर शेरिल ग्लॉटफेल्टी, हेनरी डेविड थोरियो, जोनाथन बेट, लॉरेंस बोयल. चलो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग. सुजाता, खुशबू, अंशु, अदिति, संदीप, शायानिका, अदिति. नो, इट्स नॉट टू. इट इज ऑप्शन नंबर थ्री. ठीक है. ये जो बुक है ये जोनाथन बेट की है एंड इट केम आउट इन 1991. Next question. What were the new criticisms reacting against Marxism, feminist reading of text, biographical reading of text, or Ofra's book club? What were the new criticisms or new critics कहना चाहिए, reacting against Marxism, feminist reading of text, biographical reading of texts, or it is Ofra's book club? अदिति पांडे, वेरी गुड. इट इज बायोग्राफिकल रीडिंग ऑफ टेक्स्ट. इसमें और भी चीजें हैं, अभी ध्यान से इसे सुनना. न्यू क्रिटिसिज्म इमर्ज्ड एज अ रिस्पॉन्स टू अर्लियर philological and literary history approaches in the US North, which emphasized the historical and linguistic analysis of words, comparative sources, and authors' biographies, influenced by 19th century German scholarship. Eco-criticism is sometimes called green cultural studies, one of the fastest growing critical approach.
criticism concerning on the relationship between literature and natural environment, or is it D, all of the above? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग. Eco criticism is sometimes called green cultural studies, one of the fastest growing critical approach. Criticism concerning on the relationship between literature and natural environment. Yes, very good, Khushbu. Khushbu has given the right answer. It is option number D, all of the above. Who called the poets as way? इस क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐड किया है, उसे आप सभी अपनी कॉपी में लिख लेना, हो सकता है अगली बार क्वेश्चन आए. Who called the poets as waits? Greeks, Italians, Romans, Germans. चलो सभी लोग आंसर देंगे इस क्वेश्चन का. Who called poets as waits? All right, the answer of this question is Romans. वेट्स जो है वो एक्चुअली एक लैटिन टर्म है एंड पोएट्स को रोमन्स वेट्स ही कहते थे. ठीक है, रोमन्स कॉल्ड पोएट्स वेट्स एंड डिफाइंड देम एज डिवाइनर, फोरसीयर एंड अ प्रॉफिट. जो पोएट है ये टर्म एक्चुअली ग्रीक से निकला है. द ग्रीक्स नेम देम पोएट which comes from the word poienin which means meaning to make. ठीक है. What is the rhyme scheme of Shakespearean sonnet? बहुत बार इस क्वेश्चन को हमने रिवाइज किया है. I can say many times we have literally read this. तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी से बनना चाहिए. चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग. What is the rhyme scheme of Shakespearean sonnet? Paid batch में I taught a trick. स्पेंसेरियन सोनेट में लास्ट में ई आता है, राइट, एंड शेक्सपियरियन सोनेट में जी आता है. तो पहले तो ये दोनों हट जाएंगे, है ना. उसके बाद आप इनको रीड कर सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, क्योंकि 3 क्वार्ट्रेन्स है एंड एक हमारा लास्ट में कपलेट है. सो वेरी गुड एवरीवन, यू हैव गिवन द राइट आंसर. इट इज ऑप्शन नंबर 2. कुछ लोगों ने 3 दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है, पूरा रीड करना है. Which of the following does not belong to the genre of magic realism? 100 Years of Solitude, Midnight's Children, The Circle of Reason, In Custody. चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी लोग. एंड ऑल्सो आपको एक और काम करना है, इन सभी राइटर्स के नाम भी आपको लाइव चैट में बताने हैं. सभी लोग आंसर दे रहे 2, बट इट इज कंप्लीटली रॉन्ग. क्वेश्चन कह रहा है डज नॉट बिलोंग टू द जॉनर ऑफ मैजिक रियलिज्म. सभी गलत आंसर दे रहे हैं, ऐसे नहीं करना है. नो, 1 भी नहीं होगा. 100 Years of Solitude तो गैब्रियल गार्शिया मार्केस का वर्क है, वो तो पायनियर है मैजिक रियलिज्म के. एंड मिडनाइट्स चिल्ड्रन भी कैसे हो सकता है? सलमान रश्दी इज ऑल्सो रिलेटेड टू मैजिक रियलिज्म. Absolutely. Only Chayanika and Aditi have given the right answer. It is In Custody. चलो अब इन सभी वर्क्स के राइटर्स का नाम कमेंट सेक्शन में बताओ. सभी इंपॉर्टेंट है, सभी का नाम आपको पता होना चाहिए. All right. The theory of translation was first formulated by Etienne Dolet, Alconara, Federici, Giri Levi और Cleomenes. चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी लोग. द थ्योरी ऑफ ट्रांसलेशन वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय ओके, सो इट इज नॉट ऑप्शन नंबर 4, इट इज ऑप्शन नंबर 1. ये आपसे इसे लिख भी लेना और इसे याद भी कर लेना, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस एंड इम्प्लेशन country, culture, tradition, people. Which of the following plays an important role in translation? Country, culture, tradition,
or is it people? Amitav Ghosh. Okay. Nope, it's not one. It is not one. It is option number two. Culture. It plays an important role in translation. Slash translated भीष्म साहनी तमस फ्रॉम हिंदी. भीष्म साहनी बहुत ही ग्रेट एंड लेजेंडरी एक्टर हैं. हिंदी सिनेमा के वन ऑफ द मोस्ट वेल रेड पर्सन रहे हैं ये. इन्होंने ना सिर्फ अपनी फिल्म्स में एक्सेप्शनल रोल अदा किए हैं, बल्कि इनका जो तमस है ये भी एक मास्टरपीस है. चलिए बताइए, भीष्म साहनी का जो वर्क है तमस, इसे किसने ट्रांसलेट किया है? एंड इसकी जो राइटर है ना, उनसे आप देखो 2-3 बार क्वेश्चन बन चुके हैं, तो अब उन्हें नोट डाउन करके आपको पढ़ना है. चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो सभी लोग. नोप, इट्स नॉट 4. इट इज डेजी रॉकवेल. डेजी रॉकवेल ने बहुत सारे वर्क्स को ट्रांसलेट किया है. इनसे बहुत बार क्वेश्चंस बने हैं. ठीक है, शी हैज ट्रांसलेटेड अ नंबर ऑफ क्लासिक वर्क्स ऑफ हिंदी एंड उर्दू लिटरेचर, इंक्लूडिंग उपेंद्र नाथ अश्क्स फॉलिंग वॉल्स, भीष्म साहनी's तमस, and Khadija Masters' The Women's Courtyard. Her 2021 translation of Gitanjali Shree's Tomb of Sand was the first South Asian book to win the International Booker Prize. And ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है. तो आपने देखा 2023 के डिस्क्रिप्शन से 2024 में क्वेश्चन बना है. हो सकता है 2025 में कोई और क्वेश्चन इन्हीं में से बने. तो क्वेश्चंस ऐसे ही फ्रेम होते हैं. आपको बस उनमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन्हें निकालकर अपने नोट्स में लिखना. Which of the following is an example of interlingual translation? Interlingual, इस पर ध्यान देना. A film version of a book, rewording of a phrase in the same language, translation of a text from Hindi to English, none of the above. चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग. इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन. अंशु, खुशबू, संदीप, अदिति, छायानिका, सुजाता, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे. इट्स नॉट 4. इंटरलिंगुअल, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर बन जाएगा. इट इज ऑप्शन नंबर 3, ट्रांसलेशन ऑफ अ टेक्स्ट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश. ठीक है, देखो इंटरलिंगुअल मतलब लैंग्वेजेस के बीच आपको ट्रांसलेशन देखने को मिल रहा है. इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन is the process of translating text or spoken content from one language to another. अब से हमेशा इसे याद रखना. Yes, very good, Khushbu and Aditi. Both of you have given the right answer and Anshu as well. सभी ने सही आंसर दिया है. All right. The essay, The Principles of Correspondence, is written by Engine Nida, Suzanne Besnet, Walter Benjamin, Roman Jacobson. The Principles of Correspondence is written by. Again, you can't do anything in these type of questions. अगर नहीं पता है तो you can simply play the guesswork here, है ना? And here the right answer is option number 1. Simply जो भी नया फैक्ट लगे उसे लिख लो एंड परेशान होने की जरूरत नहीं है. 1-2 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे ही. महाश्वेता देवी इज मदर ऑफ 1084 1084 माँ has been translated from Bengali by शौनिक बंदोपाध्याय, अमोल मजूमदार, जयश्री कलथिल, शंबित मुखोपाध्याय. ऑलराइट, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग. Mahashweta Devi's mother of 1084 has been translated from Bengali by Shaunik Bandyopadhyay, Amol Majumdar, Jay Shri Katil, or is it D. Sambit Mukhopadhyay?
चलिए इस क्वेश्चन का यस वेरी गुड खुशबू, इट इज शौनिक बंदोपाध्याय। ठीक है, 1084 माह mother of 1084 is a 1974 Bengali novel written by महाश्वेता देवी। ठीक है, इनको रामन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है। इट वॉज रिटन इन 1974 ऑन द बैकड्रॉप ऑफ नक्सलाइट रेवोल्यूशन ऑफ द 70s। इस चीज के ऊपर, इसकी सेटिंग के ऊपर एक बार अलग से क्वेश्चन पूछा गया है, तो अभी के अभी आप इसे नोट कर लेना, दैट इट वाज बेस्ड ऑन दी नक्सलाइट रेवोल्यूशन इन दी 70s। All right, next question. Who among the following has been awarded with the Nobel Prize for Literature in 2022? Abdul Razak Gurnah, Salman Rushdie, V.S. Naipaul, Annie Ernaux. Who among the following has been awarded with the Nobel Prize for Literature in 2022? Anshu, Sandeep, Khushbu, Chayanika, Aditi. Very good, Aditi. It is option number 4. ठीक है, the 2022 Nobel Prize in Literature was awarded to the French author Annie Ernaux for the courage and clinical acuity with which she uncovers the rudiments and collective restraints of personal memory. All right, the first women to receive the Jnanpith Award is Anita Desai, Krishna Sobti, Asha Purna Devi, Ishmat Chughtai. चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग। The first woman to receive the Jnanpith Award is all right, very good everyone. It is Asha Purna Devi. In 1976, Bengali novelist Asha Purna Devi became the first woman to win the award and was honored for the 1965 novel Prothom Proshtati, the first promise, the first in a trilogy. The Sahitya Academy Awards are given for the best writings in how many languages? Okay, so this question got dropped actually. It was a drop question. ठीक है, इसका राइट आंसर मैंने पिछले क्लास में आपको बताया है इन दी while I was giving the explanation. देखते हैं आपको याद है या नहीं। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले क्लासेस में बताया है दैट इट इज गिवन इन 24 लैंग्वेजेस, है ना। तो इस चीज को अब से हमेशा याद रखना, हो सकता है ये बाद में फिर से पूछा जाए। ऑल राइट एवरीवन, सो दैट वाज इट फॉर टुडे। अभी जो लोग नए हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, उन्हें मैं बता दूं दैट अवर CUET PG batch is live. In the batch you will get detailed live lectures. अगर live lecture नहीं देख पाते हैं तो recorded videos are available. Comprehensive notes will be giving. After the course completion you will get revision ebook and mock test booklet for your preparation. इस कोर्स में कुछ यूनिक चीजें भी हैं, जैसे कि आपको पर्सनलाइज्ड पीजी काउंसलिंग दी जाएगी, तो एग्जाम के बाद आपको कहीं भटकना नहीं है। आई विल बी देयर फॉर योर फुल सपोर्ट। On Friday and Saturdays we check notes in which I tell कि क्या मिस्टेक्स हैं, किन चीजों को आप सुधार सकते हैं, क्योंकि आपकी नोट मेकिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर नाइसली। अगर आपको आपकी मिस्टेक्स नहीं पता होंगी तो आप अच्छे से अपना जो चीज है वो नहीं कर पाएंगे। तो यू शुड बी नोइंग दैट यस यू आर ऑन द राइट ट्रैक। Then on first and third Sunday we conduct weekly test, and on third Sunday and fourth Sunday we conduct bi-weekly full length test. इस टेस्ट की प्राइसिंग अफोर्डेबल है। ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल कि न्यू स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, जैसे कि रेगुलर रिवीजन। आजकल हम जो भी क्लासेस कर रहे हैं उसमें इन द एंड वी आर डूइंग रेगुलर रिवीजन ऑफ द प्रीवियस क्लासेस। उसमें आई आस्क क्वेश्चंस एंड यू रेज योर हैंड्स एंड यू जस्ट टेल द आंसर। इससे फायदा ये है कि न्यू स्टूडेंट्स को रिवीजन से बेनिफिट्स मिलेगा एंड जो पुराने बच्चे हैं उनका भी रिवीजन हो जाएगा। सेकेंड बेस्ट थिंग इज दैट 1-to-1 डाउट सॉल्व। आपको यहाँ पर
ऐसा नहीं है कि आप कोई डाउट लिख रहे हैं, फिर टीचर ध्यान दे रहा है तो दे रहा है, नहीं दे रहा है तो नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू जस्ट रेज योर हैंड, आस्क योर डाउट एंड आपका देन एंड देयर डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। एंड obviously we understand that considering the students we have decided that इस कोर्स का जो फी है वो बहुत ही रीजनेबल रखा गया है अकॉर्डिंग टू द थिंग्स विच वी आर प्रोवाइडिंग। अगर आप कोर्स में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं so you can simply call on this given number on your screen. The number is 7898976189। आप सिंपली इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं or you can drop a text on WhatsApp and our team will contact you. ओके एंड यस, अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारा नेक्स्ट PYQ सेशन कब होगा तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड यू नीड टू प्रेस दी बेल आइकन, ताकि जब भी हमारा अगला क्लास हो तो आपको पहले से इंफॉर्मेशन मिल जाए। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच and I hope we will meet soon in our next session. Bye everyone.